Chapter 10. नाम है consolidated financial statement. इसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21, फिर AS 23, AS 27। हम लोग अब भी केवल ये पढ़ने वाले हैं और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट ऑलरेडी तुमको आता है। ठीक है, तीन चार ही कंसेप्ट है और कल जब 4 बजे क्लास होगा तो नीचे का दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और मंडे को इसका सम्स करेंगे। दो वर्ड तुमको दिख रहा है, कंसोलिडेट और दूसरा वर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाता है तुम्हारा? स्टेटमेंट ऑफ PL, फिर आ जाता है बैलेंस शीट, फिर आ जाता है कैश फ्लो। कंसोलिडेट का मतलब होता है, हाँ, मिलाना यानी कि कॉम्बाइन करना। कॉम्बाइन करना है बैलेंस शीट को, कैश फ्लो को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये H लिमिटेड का बैलेंस शीट है। ये S लिमिटेड का बैलेंस शीट है। H लिमिटेड क्या रहा है कि उसके पास कैपिटल है 20 लाख रुपए का और मशीन है 10 लाख रुपए का, कैश है 10 लाख का। एस लिमिटेड कह रहा है कि उसके पास कैपिटल है 4 लाख रुपए का, जो कि कुछ इस तरह से है 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, और साथ ही साथ कैश है 2 लाख का और मशीन है। बैलेंस शीट का टोटल 20 लाख।
यहाँ 4 लाख 4। फिलहाल इन लोग का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग है, सेपरेट है फिलहाल। अचानक से क्या हुआ, ये सोचने लगा होल्डिंग कंपनी कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, हम कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहला बात आता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस चीज में करते हैं, ठीक है, कितना करते हैं। कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एस लिमिटेड का शेयर्स में। कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपए। होल्डिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, पहले इसका जनरल एंट्री देखो क्या होगा। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, वैसे यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, आमतौर पे यहाँ पे बैंक लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बैंक। लेकिन अभी फिलहाल हमारा ऊपर का बैलेंस शीट में क्या है, हमारे पास कैश है, तो कैश से ही पैसा जाएगा 5 लाख। फिलहाल इसका बैलेंस शीट का नजारा क्या हो गया, अब इसका बैलेंस शीट हो गया चेंज, न्यू बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। कैपिटल ठीक है 20 लाख। मशीन 10 लाख का था, 10 लाख। लेकिन अब कैश घट गया है, कैश कितना हो गया 5 लाख, तो उसके बदले इन्वेस्टमेंट आ गया, कितना का 5 लाख। 20 लाख रुपया, 20 लाख। एक छोटा सा सवाल आता है, ये जो 5 लाख रुपया लगाया है शेयर्स में अगेंस्ट 40,000 शेयर, कितना शेयर खरीदा, 40,000 शेयर, यानी कि ये पूरा का पूरा शेयर अब इसका हो गया। क्या दिक्कत, तो पहले एक चीज हम लोग निकालेंगे, वो है डिग्री ऑफ कंट्रोल। कितना शेयर था, 40,000, खरीदा 40,000, टोटल शेयर है 40,000 इंटू 100, यानी डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है, 100%। अब सिंपल सा बात है, इफ अ कंपनी होल्ड मोर देन half of in another company, then holding and subsidiary relation established। कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम लोग को समझ में आ गया, पूरा का पूरा शेयर खरीद रखना। तो अब हम लोग को करना है कॉम्बाइन बैलेंस शीट बनाना है। हम फिलहाल कॉम्बाइन वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका मतलब कंसोलिडेटेड ही है, कॉम्बाइन बैलेंस शीट बनाना। तो देखो कैपिटल कितना था, होल्डिंग का कैपिटल था 20 लाख, ठीक है। मशीन कितना था, होल्डिंग का मशीन था 10 लाख। कैश कितना था होल्डिंग के पास,
और इन्वेस्टमेंट कितना था? कैपिटल अब किसका आएगा? सब्सिडरी का। कितना था? 4 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी कितना था सब्सिडरी का? 2 लाख रुपया। कैश कितना था सब्सिडरी का? 2 लाख रुपया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम लोग का बैलेंस शीट लगभग कंबाइन हो गया। लेकिन दिक्कत इसमें एक छोटा सा है, ये बैलेंस शीट दिखाने का, कंबाइन बैलेंस शीट दिखाने का सही तरीका नहीं है। भले ही हम इसका टोटल करें तो क्या हो जा रहा है? 24 लाख। और इसका भी टोटल करें तो कितना हो जा रहा है? पहली बात तो जब आपका अपना ही सारा सामान है तो होल्डिंग सब्सिडरी वर्ड बोल के मत लिखो। तो इससे बेटर फॉर्मेट क्या है? इससे बेटर फॉर्मेट ये है कि आप ऐसा लिखो, मशीन कितना था भैया? 12 लाख रुपया कंबाइन करके एक साथ। कैश 7 लाख रुपया कंबाइन करके। और इन्वेस्टमेंट एक ही है, कंबाइन तो करने का जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट कितना है? कैपिटल क्या करेंगे? कैपिटल क्या करेंगे? जोड़ के लिखते हैं 24 लाख। हम्म। कैपिटल यहां लिखेंगे 20 लाख। ठीक है। और यहां कैपिटल लिखेंगे इन एस लिमिटेड 4 लाख। अच्छा, इस फॉर्मेट से ये फॉर्मेट क्या है? बेटर है। ठीक है। अभी इसका हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 लाख रुपया आ जाएगा। और इसका भी हम लोग का 24 लाख आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मेट बेस्ट नहीं है। बेस्ट फॉर्मेट तब बनेगा जब हम लोग दो बात समझेंगे। बेस्ट फॉर्मेट ये बनेगा कि देखो ये बोलना क्या चाह रहा है। बोलना चाह रहा है कि कैपिटल हमारे पास जो है एस लिमिटेड में वो 4 लाख का है, कैपिटल 4 लाख रुपए करके रखे। अब प्लस इन्वेस्टमेंट भी मेरा ही 5 लाख है। आप जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो किसके अगेंस्ट में किए थे? इसी के अगेंस्ट में किए थे, 4 लाख के अगेंस्ट में। तो बोल रहा है कि इसको ऐसे मत लिखो, इसको आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हेल्प से पता कर लो कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। तो अभी हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है। उसके लिए पहले यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा? 5 लाख। और नेटवर्थ कितना है?
4 लाख। ठीक है, इस कैपिटल को हम लोग नेटवर्थ बोलते हैं। 4 लाख यानी 1 लाख रुपए। सोचो, हम 5 लाख रुपए दे के आए एक ऐसे चीज के लिए, ऐसा चीज के अगेंस्ट में जिसका वैल्यू है मात्र 4 लाख, यानी कि हम 1 लाख रुपए तभी ज्यादा दे के आए हैं जब उसका क्या है मार्केट में गुडविल। तो अब हम लोग का जो सही फॉर्मेट बनेगा, उसी फॉर्मेट क्या बनेगा, अब बनेगा भैया कैपिटल है मेरा 20 लाख, मशीन रहेगा हमारा 12 लाख, कैश 7 लाख। अब देखो ये दोनों तो एडजस्ट हो गया, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, इसके बदले मेरा गुडविल आ रहा है 20 लाख। क्लियर, एकदम सिंपल है। 100% शेयर क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका हम लोग को रिक्वायरमेंट देखो तो सच में नहीं था, नॉट रिक्वायर्ड। इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं था। हम लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट बनाना था वो ये पोर्शन ही। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अभी क्या किए, एस लिमिटेड का कैपिटल और एच लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट को गायब किए ना। इसको तुम्हारे बुक में बोलता है लोग, ठीक है, नेट ऑफ करना। क्या करना, नेट ऑफ किया गया। जब नेट ऑफ किया जाता है तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो उसको क्या बोलते हैं, गुडविल। और अगर निगेटिव वैल्यू आता है तो उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ये तो आप बुक में लिखा है, लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए कैसे लिखेंगे, when cost of investment is more than the cost of net worth is called goodwill। ये हो गया हम लोग का कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 1 क्या था, ये था। कंसेप्ट नंबर 3 क्या बोल रहा है, when cost of investment is less than the cost of
net worth is called capital reserve। यानी कि सरल भाषा में बोला जाए तो जब ज्यादा पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, गुडविल, और जब कम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। ये हो गया हम लोग का कंसेप्ट नंबर 3। 3 कंसेप्ट हुआ। अच्छा, एस लिमिटेड के पास टोटल 10 शेयर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक तरफ है 1, 2, 3, 4। शेयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 7, 8, 9, 10। होल्ड बाई एच लिमिटेड। तो यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालेंगे कि वह 6 शेयर होल्ड कर रहा है, टोटल 10 शेयर है इंटू 100, यानी कि हो गया 60%। तो भैया मोर देन 50% है, यानी कि एस्टेब्लिश अ रिलेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी। अब बचा हम लोग का ये 4। ये 4 शेयर मान लो, या तो ऑप्शन 1, ये चारों शेयर सिंगल इंडिविजुअल के पास है, या ऑप्शन नंबर 2, डिफरेंट इंडिविजुअल के पास है, अलग अलग व्यक्ति के पास है। तो अगर सिंगल इंडिविजुअल के पास है तब इसको देखेंगे, 4 शेयर है, टोटल 10 शेयर था इंटू 100, यानी 40% आ रहा है। तो हम लोग को पता है कि अगर रिलेशन 20% से 40% का होता है तो उसको हम लोग एसोसिएट कंपनी कहते हैं। ठीक है, और 20 से 40 आंसर आया था ना, तो अगर 20 से 50 तक का होता है तो एसोसिएट कंपनी। तो दिक्कत, लेकिन फिलहाल हम लोग एसोसिएट कंपनी में नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इसमें कि जो चारों शेयर है अलग अलग इंसान के पास है। शेयर नंबर 7, शेयर नंबर 8, शेयर नंबर 9, शेयर नंबर 10।
तो इसको हम लोग कहेंगे माइनॉरिटी। क्या कहेंगे? तो माइनॉरिटी निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है? टोटल परसेंटेज ऑफ शेयर माइनस डिग्री ऑफ कंट्रोल। अच्छा, टोटल परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी माइनस डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो सिंपल सा बात है, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा कितना रहेगा? 100। और इसमें डिग्री ऑफ कंट्रोल माइनस कर देंगे 60%, तो 40% आ जाएगा मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कंसेप्ट नंबर 4। पहला सा उसमें काय नहीं था माइनॉरिटी, क्योंकि पूरा 100% शेयर खरीद लिया था। ठीक है, अच्छा। एस लिमिटेड कैपिटल दिया है 10 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 20 लाख। क्रेडिटर दिया है 70 लाख। ये हो गया लाइबिलिटी, हो गया एसेट्स। एसेट्स में हमको कैश दिया है 10 लाख। मशीन दिया है 40 लाख। फर्नीचर दिया है 50 लाख। दोनों सेट का टोटल कितना हो रहा है? 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ का। अभी हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला सीखे थे। किधर? 70, 20, 90 कैपिटल 10। अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज पढ़े थे, वो चीज ये था, नेटवर्क। हमको सीखना है कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्क। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्क। अब एक एग्जांपल मान लो यहाँ पे दे रहे हैं कि एच लिमिटेड एक्वायर 80% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। हाँ, एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, एच लिमिटेड उसका 80% शेयर एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो हमको 80% किसका निकालेंगे? जैसे यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे जब 100% बोला था तो नेटवर्थ मेरा 4 लाख था, पूरा 4 लाख लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसका निकालेंगे नेटवर्थ? कैपिटल का। तुम्हारा कहने का मतलब है
कि कैपिटल हमारा है 10 लाख, 10 लाख का 80%। शेयर बताना चाहिए। शेयर बताना चाहिए। चलो हम शेयर भी लिख देते हैं कि टोटल कितना है, 1 लाख शेयर है एट अ रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो भैया 10 लाख का सीधे 80% कर देंगे तो भी मेरा आ जाएगा, नहीं तो आप 1 लाख का 80% करके फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा। तो कितना आ जा रहा मेरा, 8 लाख। ठीक है, ऐसे बिल्कुल हम लोग कहाँ पे सीखे थे, फिफ्थ सेमेस्टर में, सॉरी सिक्स में हम लोग सीखे थे, बट वहां पर यहाँ पे डिफरेंस है। अब यहां से मेन कंसेप्ट चालू होता है, नेटवर्थ का मतलब सिर्फ कैपिटल नहीं होगा। देखो मैं लिख के काट रहा हूं, नेटवर्थ निकालने का तुमको दो फॉर्मूला सीखना होगा। नेटवर्थ, पहला फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अब इस सेंस में हम लोग को टोटल एसेट कितना है, 100 लाख है। ठीक है, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी एक ही दिख रहा है। अब मन में यह आएगा कि भाई इस पीएल को क्यों नहीं दिया, तो पीएल अल्टीमेटली जाता तो शेयर होल्डर को ही है ना, कि किसी बाहर वाले को जाएगा शेयर होल्डर को। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हम लोग का नेटवर्थ का क्या हो गया, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल हमारा कितना है, 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 20 लाख। 20 लाख दोनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम। अब तुम एग्जाम में जो फॉर्मूला यूज करो। अब जरा ये चीज नोटिस करो कि अब हम लोग जब निकालेंगे होल्डिंग का स्टेक, तो होल्डिंग तो बोल दिया कि मेरे पास 80% है, तो क्या करेंगे, नेटवर्थ मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ कंट्रोल, तो कितना आ जाएगा, 30 लाख का 80% यानी 24 लाख रुपए, करेक्ट। और माइनॉरिटी का कितना आ जाएगा, टोटल 30 लाख था जिसमें से माइनस हो जाएगा 24 लाख, तो माइनॉरिटी का बचेगा 6 लाख। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देना, बाबू हम यहां तो ये बात बोल रही है कि नेट वर्थ, और नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या निकला, सिंपली बोलेंगे तो कॉम्बाइन दो चीज, एक तो आपका शेयर कैपिटल, और भी कौन सा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड करता है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर, बट नेटवर्थ इंक्लूड नहीं करता है। एग्जाम में अगर तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो और प्रिफरेंस शेयर और डिवेंचर दिया तो उसको घटा करके तब सम सॉल्व करना है, घटा के करना है, क्योंकि इसमें दो चीज एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है, प्रिफरेंस शेयर और डिवेंचर। अगर दिया हो तो, नहीं दिया हो तो फिर क्या हो जाएगा, सेम। दूसरा एक और होता है प्रोप्राइटरी फंड, तो ये बिल्कुल सेम है, जो नेटवर्थ है वही प्रोप्राइटरी फंड है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब तीन नाम है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड और नेटवर्थ। अच्छा अब जरा इसके ऊपर चर्चा करते हैं।
रिजर्व एंड सरप्लस में दो तीन आइटम का नाम लिखते हैं, जैसे हो गया जनरल रिजर्व, पता हम लोग को, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब हम लोग की बात पता है, हम लोग एएस पढ़े हैं कि रिवैल्यूएशन रिजर्व फिक्स्ड एसेट्स के चलते क्रिएट होता है, और ये गुब्बारा है, क्या है, गुब्बारा है। जब एसेट्स या लाइबिलिटी मेरा, मान लो रिवॉल्यूशन रिजर्व क्या होता है, कभी फूलता है तो कभी पचक जाता है, फिर कभी फूल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। कभी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, कभी क्या होगा, पचक जाएगा। ऐसे हाँ सर। तो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब हम लोग ट्रीटमेंट करने जाएंगे नेटवर्थ निकालने, क्या निकालना, नेटवर्थ, तो देखो एक छोटा सा परेशानी हम लोग इग्नोर करते थे पहले, जो अब इग्नोर नहीं करेंगे। क्या छोटा सा परेशानी, ध्यान से देखो। सपोज करो कैपिटल दिया है 1 लाख रुपए, और रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, ठीक है, टोटल तुम्हारा 50,000 रुपये, और यहाँ मशीन दिया है 1.5 लाख का, तो बैलेंस शीट तो मैच, बैलेंस शीट तो मैच, बैलेंस शीट मैच करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे एक लाइन लिख दिया है, मशीन revalued at ₹1,65,000। कितना पे हो गया रिवैल्यूएट, 1,65,000। यानी कि ये मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व का गुब्बारा क्या हो रहा है, फूल रहा है। बात समझा, तो बड़ा हो रहा है। तो अगर ये मेरा बढ़ेगा तो इसके चलते मेरा अब नेटवर्थ कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस 50,000, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना का हुआ है, 15,000, तो टोटल 1,65,000 नेटवर्थ, समझी। और अगर मान लो ऐसा दिया रहा था, मशीन रीवैल्यूएड एट ₹1,35,000, कितना दिया रहा था, तब मेरा नेटवर्थ क्या होता है, 1 लाख प्लस 50,000 माइनस, यानी हम तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, या रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, या सिक्योरिटी में कोई भी, उसका बढ़ने और घटने का इफेक्ट हमारा नेटवर्थ पे पड़ेगा। क्लियर है, तो बढ़ेगा तो ऐड, घटेगा तो लेस। क्लियर ये चीज भी। ये था हम लोग का कंसेप्ट नंबर 5। पर इस सब पे ध्यान नहीं देते थे, 6 बाद में सबको करते थे, अब बाद में नहीं करना, अब अभी करना है सब, ठीक है। अब आगे चल, नेक्स्ट।
अच्छा, ये सीख चुकी हो इन्वेस्टमेंट में कि प्री एक्विजिशन को एडजस्ट करते हैं और पोस्ट एक्विजिशन को लिखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, समझो क्या है पहले। उसको इन्वेस्टमेंट का देखो हमारे पहला, दूसरा, तीसरा। एक कंपनी है जो 3 साल से अपना बिजनेस कर रही है। अब ये वो सिचुएशन आ गया कि इसको कोई एक्विजिशन कर रहा है। क्या कर रहा है, कितना में एक्विजिशन कर रहा है, क्या कर रहा है फिलहाल उतना नहीं, हम लोग इतना मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पे जब एक्विजिशन हो रहा है तो पूरा 100% एक्विजिशन हो रहा है, फिलहाल इतना मान के चलते हैं 100%। ठीक है। अब इस कंपनी का अभी का बैलेंस शीट का कंडीशन क्या है, जरा बैलेंस शीट का कंडीशन देखो। बैलेंस शीट में पीएल दिख रहा है 20 लाख रुपए। ठीक है। और एच लिमिटेड इसको एक्वायर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। और सपोज करो कि एच लिमिटेड कॉस्ट दे रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बस हम इसी तरह लिख रहे हैं 8 लाख रुपए। कितना दे रहा है, 8 लाख। अब कंपनी डिसाइड कर रहा है, ठीक है, कि कंपनी 20 लाख, इस 20 लाख में से 20%, ठीक है, या फिर 10% डिविडेंड बांटेगा। कितना परसेंट, 10%। ठीक है। अब पहले समझना ये है कि 20 लाख प्रॉफिट कहाँ का है। ये 20 लाख प्रॉफिट यहाँ का है। ये हम लोग का जो हम येलो से हाईलाइट कर रहे हैं, ये हम लोग का क्या है, प्री एक्विजिशन। तो ये जो हम लोग का है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगा क्या, नहीं, कंपनी इसके बाद भी आगे चलते रहेगा। अब बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बिल्कुल मेहनत करेगा, प्रॉफिट भी कमाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग दूसरा कलर से ग्रीन से करते हैं। ये हम लोग का है पोस्ट, ये हो गया प्री, होगा post। अपन हम लोग समझते हैं 20 लाख का 10% यानी कि 2 लाख रुपए आएगा। और 2 लाख का पहले नेचर आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं, नेचर। तो ये जो 2 लाख रुपए है ना, ये है हम लोग का कैपिटल नेचर का। किस नेचर का, तो जो भी कैपिटल नेचर का होता है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट कॉस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 2 लाख रुपए घटा देंगे, हम लोग का बैलेंस बच जाएगा 6 लाख रुपए। ठीक है। यानी कि प्री एक्विजिशन जो भी हो वो एडजस्ट होता है अगेंस्ट कॉस्ट। और पोस्ट एक्विजिशन
चार्ज होता है, या फिर क्रेडिट बोलना ज्यादा सही वर्ड होगा, क्रेडिट होता है पीएल अकाउंट में। इस डेट पे एक्विजिशन हुआ है तो इस पूरा को हम लोग कहेंगे प्री। ये हो गया हम लोग का प्री का प्रॉफिट। और ये इसको हम लोग कहेंगे पोस्ट। ग्रीन वाला हमारा क्या है, प्री, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले है। और येलो वाला क्या है हमारा, पोस्ट। कैसे डिसाइड होता है, डेट ऑफ एक्विजिशन के अगर पहले है तो उसको क्या बोलेंगे, प्री। और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद है तो उसको बोलेंगे पोस्ट। एट्टी परसेंट ऑफ शेयर बाय एच लिमिटेड। तब देखो एच लिमिटेड को जो प्रॉफिट भी मिलेगा, एक तो ये वाला, और एक तो ये, तो इसका जो 80% है, 300 का 80%, ये कहा जाएगा, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। और ये जो हम लोग का 400 है, इसका 80% यानी कि 360, इसको हम लोग चार्ज करेंगे पीएल का क्रेडिट साइड में।
कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 7, आज जो चीज सीखेंगे ना उसमें एडजस्टमेंट करना तुम सीख जाओगी सेकंड। और दूसरा चीज जो हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे उसका भी थोड़ा सा पहले रिवीजन हो जाएगा उसके बाद। फिर एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहे थे? एच लिमिटेड एक्वायर 70% शेयर ऑफ एस लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,60,000। नीचे तुमको दिया है बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड का। कैपिटल 1,00,000, रिजर्व 1,00,000। और यहाँ पे एसेट्स का 20,00,000 रुपया का। दोनों साइड मैच करके 20,000 रुपया। मैं 2 लाख हो गई। कभी तक 1 0 में पाया। 2,00,000। अगर कुछ नहीं बोलता तब तो इजी था, लेकिन एडजस्टमेंट बोला है। एसेट्स आर रीवैल्यू एट 1,80,000 रुपया। फाइंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल तो निकाल के दिया हुआ है हम लोग को कि 70% शेयर खरीद रहा है। हम लोग को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में निकालना है। ये चीज लास्ट मतलब प्रीवियस क्लास में भी सीखी थी। नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, क्योंकि उसी का शेयर एक्वायर हो रहा है, तो इसका नेटवर्थ निकालना है। कैपिटल कितना है, प्लस करना है रिजर्व, माइनस करना है रिवैल्यूएशन लॉस। ये हो गया 1,00,000, ये हो गया 1,00,000,
और रिवैल्यूएशन लॉस है हमारा 20,000, यानी टोटल 1,80,000 का नेटवर्क आ रहा है। अब इसमें से होल्डिंग का 1,80,000 कितना परसेंट एक्वायर किया, 70%, कितना आएगा। अब बचा हुआ किसका चल जाएगा, माइनॉरिटी का। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 30%, जो कि हमने स्टूडेंट को लगा ड्राइंग बोला लॉस दुला की ऑडिट करना होगा तो सब और एक जिंदर का बाबू तो बता अच्छा 34,000 रुपया। अब बात ये है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना किया था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया था 1,60,000, और कंट्रोल कितना का मिला है 54, और कंट्रोल कितना का मिला था उसको 1,26,000 का। क्या बैलेंस आ रहा है 34,000। अच्छा ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा या कम, ज्यादा कर रहा है, तो जो भी इंसान ज्यादा पे करेगा वो क्या आ जाएगा, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गुडविल तुमको देख के ही समझ में आ जाएगा, ज्यादा पैसा पे कर रहा है तो उसका तरीका है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होल्डिंग शेयर इन एस लिमिटेड, यानी कि सब्सिडरी जितना उसका है, करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, एच लिमिटेड एक्वायर 85% shares in S Limited at rupees 1,10,000। नीचे बैलेंस शीट दिया है एस लिमिटेड का, डेढ़ लाख, संग में मशीनरी दिया हुआ है 1.5 लाख। बैलेंस शीट तो पड़ेगा तो मैच है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बार बार हम ये क्यों बोल रहे हैं बैलेंस शीट मैच है, तुम भी एक बार एग्जाम में सम्स करने से पहले कैलकुलेट नहीं तो पता चलेगा, पूरा बनाने के बाद अगर टोटल ही मैच नहीं कर रहा है तो फिर सम्स में उसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का टोटल मैच कर गया। अब दो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, मशीन रीवैल्यू हुआ है 1,65,000, ठीक है, रीवैल्यू फिगर उसका, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड है
प्री एक्विजिशन डिविडेंड है जो कि एच लिमिटेड को मिला है। देखो ये तो रिवैल्यूड होगा, ठीक है। ये 10,000 रुपया और ये प्री एक्विजिशन है, तो पहले ही हम लोग को पता है कि अगर प्री एक्विजिशन है तो एडजस्ट होगा अगेंस्ट कॉस्ट। किससे एडजस्ट होगा? कॉस्ट। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सबसे पहले तो भैया नेटवर्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेटवर्थ कितना है? कैपिटल प्लस अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस है तो। अब इसमें देखो रिवोल्यूशन प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे। यानी कि कैपिटल मेरे को दिया है 1,50,000, रिजर्व कुछ नहीं है नील, और रिवैल्यूएशन कितना है मेरा? 15,000, यानी टोटल हो गया 1,65,000। इसमें से होल्डिंग का कितना है और माइनॉरिटी का कितना है? होल्डिंग का अगर चेक करेंगे तो 1,65,000 में कितना परसेंट एक्वायर किया था? 85%। और माइनॉरिटी का इंटू इसका कितना रहा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2,475। अच्छा अब एक बात बताना, कंट्रोल कितना का मिला है? कंट्रोल मिला है 1,40,250, जिसके लिए ये पे कितना किया है? अभी हम लोग यहाँ नहीं जाते, इसके पे कितना किया है? 1,10,000। कंट्रोल ज्यादा के बिना पेमेंट कम का किया है। इसका मतलब ये सब में गुडविल निकलेगा कि कैपिटल रिजर्व निकलेगा? तो कैपिटल रिजर्व सब फॉर्मूला जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला हो जाएगा एच शेयर इन एस लिमिटेड माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब तुम बताना कितना लिखेंगे? एच का शेयर कितना है? 140। और इन्वेस्टमेंट कितना किया था? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे 1,10,000, और डिविडेंड एडजस्ट होता है किससे? अगेंस्ट कॉस्ट, तो डिविडेंड 10,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10,000 लेस कर देंगे। ये 10,000 किस चीज का आया है? तो यानी कि मेरा कैपिटल रिजर्व हो गया 40,250। कोई दिक्कत?
आप जो सम्स लिख रहे हो पूरे स्टेप बाय स्टेप तुम बताइए, ठीक है। एस लिमिटेड एक्वायर 65% ऑफ एस लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 85,000। बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड, कैपिटल हमको दिया है 3 लाख, रिजर्व दिया है 2 लाख और क्रेडिटर दिया है 1 लाख। यहाँ एसेट्स दे के रखा है मेरे को 6 लाख रुपए को। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि एसेट रीवैल्यू हुआ है एट 5,40,000। दूसरा बोल रहा है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है शायद। अब मेरे को माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तुमको ही बताना है, इनको तो बताना नहीं है। स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग, नेटवर्थ। तो नेटवर्थ निकालते हो क्या क्या करेंगे, मतलब पहले कैपिटल लिखते हैं प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, अगर है तो अगर प्रॉफिट रहता तो प्लस, ठीक है। कैपिटल कितना है हमारा 3 लाख, रिजर्व कितना है 2 लाख, और रिडक्शन लॉस कितना है 8। आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कंट्रोल, स्टेप 2। डिग्री ऑफ कंट्रोल तुमको पता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 4,40,000 का कितना, अब इसमें से स्टेप 3 यही से निकल जाएगा गुडविल। तो देखते हैं ज्यादा पैसा पे किया है कम पैसा पे किया है। 85,000 दिया है, हम्म 85,000 दिया है, ज्यादा थोड़ी दिया, कम दिया ना। मिल रहा है उसको 2,86,000, वो भी 85 तो पूरा नहीं लिखेंगे, 6,000 का क्या दे दिया है डिविडेंड, तो कितना बच रहा है 79,000। तो मेरा कैपिटल इधर कितना आ गया, कोई दिक्कत। ये सब हम लोग आज के सीखे थे। अब हम लोग करना सीखेंगे एलिमिनेशन ऑफ
इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। पहले बता दें एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। वो ट्रांजेक्शन जो होल्डिंग एंड सब्सिडरी के बीच में हुआ हो। बात है ना, होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच हुआ। ये आमतौर पे दो तरह का आता है। कितना तरह का आता है। और इस दो तरह का ट्रांजेक्शन को समझने के लिए पहले छोटा सा बात है समझो। एस लिमिटेड, एस लिमिटेड, अगर एस लिमिटेड के पास से कोई चीज ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, ऊपर की तरफ जा रहा। ठीक है, इसको कहते हैं अपस्ट्रीम। और इसके पास से अगर कुछ नीचे आएगा तो क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, डाउन। एक बहुत ही फेमस एडजस्टमेंट है, हर बार देता है। उसी का एग्जांपल लेके आप समझाएंगे जिससे लगभग कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। अपस्ट्रीम का मतलब हो गया एस लिमिटेड से सामान कहा जाएगा अगर गुड्स बेचे हैं एस लिमिटेड को, सब्सिडरी से होल्डिंग के पास क्या किए, गुड्स होल्ड किए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एच लिमिटेड से जाएगा एस लिमिटेड के पास डाउनस्ट्रीम, ऊपर से नीचे आ रहा है। जब कभी भी ऐसा होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट फिक्स्ड है। क्या चीज फिक्स्ड है, ट्रीटमेंट। ये बोलता है एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। साथ ही साथ डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अभी हम सामान बेचने का बात की, इस इन्वेंट्री दिख रहे हैं तो एसेट्स होता। और ये क्या बोलता है, एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। पहले हम लोग डाउनस्ट्रीम वाला कंसेप्ट समझ जाएंगे, तब अपस्ट्रीम वाला। ठीक है, होल्डिंग लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी 100 रुपए का सामान, कितना का सामान, 100 रुपए, जो कि कॉस्ट था, उसमें ऐड किया प्रॉफिट। क्या ऐड किया, प्रॉफिट। कितना का, 20 रुपए का। और 120 रुपए में चिपका दिया किसको, सब्सिडरी लिमिटेड को, यानी कि सब्सिडरी कंपनी को चिपका दिया। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ना, वो 20 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट जोड़ के बेचा है। ये सपोज करके चलो ये ट्रांजेक्शन हुआ है 5 दिसंबर को। कब हुआ है, 5 दिसंबर। उस टाइम में इस होल्डिंग का इस सब्सिडरी से कोई नाता नहीं था, कोई दिक्कत। 5 दिसंबर के बाद
यानी कि 31 जनवरी को ये इसका शेयर परचेज कर लिया। क्या कर लिया? शेयर। अभी हम इतना मान के चलते हैं 100% शेयर खरीदा। क्या खरीदा? 100% शेयर खरीदा। ठीक है। और जब होल्डिंग इसको बेचा है 5 दिसंबर को, तो 31 जनवरी को गया है सब्सिडरी का गोडाउन में। कहा गया है? वेयर हाउस में। और देख के कह रहा है सब्सिडरी तो वही सामान है जो तुम हमसे खरीदे थे। बोला। तो अब जब ये बात उठा है तो ये भी बात उठा है कि पूरा का पूरा स्टॉक स्टॉक अभी तक क्या पड़ा हुआ है? अनसोल्ड। क्या मान के चलना है? अनसोल्ड। तो होल्डिंग खुद को ही सामान बेचा है और प्रॉफिट में बेचा है। तो ऐसा सिचुएशन में देखो दो चीज कह रहा है, एलिमिनेट फ्रॉम द प्रॉफिट। मतलब हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप कि होल्डिंग का प्रॉफिट घटा देंगे। करेक्ट। दूसरा, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और सब्सिडरी का क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। लेकिन इस सब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम में 100% ना बोल के ये बोले कि 80% है। क्या है? 80% है, तब क्या करेंगे? क्या प्रॉफिट 80% से घटाएंगे कि पूरा प्रॉफिट घटाएंगे? पूरा। पूछो क्या है? होल्डिंग सामान बेच रहा है ना। होल्डिंग तो अकेले बेचा और अकेले प्रॉफिट कमाया। होल्डिंग अकेले बेचा और अकेले प्रॉफिट कमाया है। तो पूरा। अच्छा, दूसरा चीज, अगर एग्जाम में यहाँ पे बोल दे, जो हम लिखे अनसोल्ड, अनसोल्ड के सामने लिख दे 50% अनसोल्ड, तब क्या 20 रुपए से प्रॉफिट घटाएंगे कि 10 रुपए से? सोचो अब बोलो। वो भी 100%। तो भी 100% घटाएंगे। है? बताना होल्डिंग से ये 80% उसका डिग्री ऑफ कंट्रोल है। इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन स्टॉक में कितना पीस माल बचा हुआ उससे पूरा लेना देना है। अगर 50% बोला है तो प्रॉफिट का 50% घटाएंगे और स्टॉक से भी 50% घटाएंगे। 30 बोलेगा 30 घटाएंगे। क्या रीजन है? सुनो। जिस वक्त होल्डिंग सब्सिडरी को सामान बेचा, अगर सामान पूरा रखा हुआ है, तब तो उसको एनआरवी कम वैल्यू पे आप रिकॉग्नाइज करो। ठीक है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी वो सामान बेच चुका है तो बेच करके क्या कमा लिया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट तो रिकॉर्ड किया ही जाता ना, तो एक बार घटाओगे फिर जोड़ोगे, कोई सेंस। तो जितना पोर्शन बचा रहेगा केवल उतना ही पोर्शन का हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। ये क्या था? ये था डाउनस्ट्रीम। जब होल्डिंग सब्सिडरी को बेचा है तो दो जगह जाएगा। एक होल्डिंग का प्रॉफिट से एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे लिख के रखें। और दूसरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और डिग्री ऑफ कंट्रोल से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कितना रुपए का माल बचा उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अब अपस्ट्रीम समझो। सेम केस है। यहाँ पे एस लिमिटेड सामान किसको बेचा है? वही 100 रुपए का सामान है। 20 रुपया प्रॉफिट है। कॉस्ट है 20 रुपया, प्रॉफिट है 120। ठीक है। ये ट्रांजेक्शन भी कब हुआ है? 5 दिसंबर को। उसके बाद एच लिमिटेड पूरा का पूरा 100% शेयर खरीद दिया। कितना परसेंट? 100%। कोई दिक्कत नहीं है। तब एक बात बताओ, जब ये इसको खरीदा तो सब्सिडरी क्या हुआ? घूमने गया। किसका वेयर हाउस में गया होगा? होल्डिंग का। बोला अरे ये तो वही सामान है ना, होल्डिंग जो सामान हम तुमको बेचे थे। तो बोला हाँ, है तो वही सामान। तो बोला कि ठीक है, तब हम इसको 20 रुपए ज्यादा में बेचे थे। तो अब किसका प्रॉफिट घटेगा? प्रॉफिट किसका घटेगा? सामान बेचा कौन है? सब्सिडरी। तो प्रॉफिट किसका घटना चाहिए? सब्सिडरी का। सब्सिडरी का 100% शेयर है किसके पास?
बताते हैं। तो होल्डिंग का प्रॉफिट से गायब हो जाएगा, करेक्ट। और क्लोजिंग स्टॉक किसका? होल्डिंग का ही। ये भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तुम्हारा सवाल ये है कि भैया अगर इस 100% की जगह 80% अगर दिया रहता, क्या दिया रहता? 80%। तब ध्यान से सुनना, तब हम क्या लाइन लिख के रखे हैं कि एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग से। 100 था तो सिर्फ होल्डिंग से, लेकिन जैसे ही तुम बोले 80 तो 20% माइनॉरिटी आ गया ना। तो प्रॉफिट का 80% कहां से गायब करेंगे? होल्डिंग से। प्रॉफिट का 80%, कितना प्रॉफिट कमा रहे थे वो? 20 का 80% कितना होता है? 16। 16। तो ये 16 रुपए कहां से गायब होगा? होल्डिंग से। और 20% ऑफ 20 कहां से गायब होगा? 4 रुपया माइनॉरिटी इंटरेस्ट से। क्या थे पहले हम लोग एक ही बार सबको जोड़ जाड़ के घटा देते थे, लेकिन यहां से माइनस होगा। और ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री भी 20 रुपए से तो घटेगा ही घटेगा। बस में तो ये ट्रांजेक्शन में ध्यान रखना है कि अगर डाउनस्ट्रीम वाला है तब तो ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन अगर अपस्ट्रीम वाला ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट है तो उसको उस हिसाब से स्प्लिट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है? एक है बैलेंस शीट, एक है तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और आखिरी क्या है तुम्हारा? कैश। बैलेंस शीट वाला कंसोलिडेशन तुमसे 99% चांस है पूछने का। पीएल वाला और कैश फ्लो वाला 0.0। इसका तो तुमको सम्स भी नहीं मिलेगा, इसका बस एक सम्स दिया हुआ है बुक्स में, और इसका तो सम्स भर भर के है, मतलब बैलेंस शीट मैच करवाने में। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जब भी आप रिलेशन करोगे बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी, तो डेट बस 6 महीना तक का डिफरेंस ले सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं। कहने का मतलब है कि अगर होल्डिंग का मेरे पास 1 जनवरी का बैलेंस शीट है और सब्सिडरी का 1 फरवरी का है, ये चल जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन अगर ये 1 फरवरी की जगह अगर मान लो आप 1 सितंबर है, तब नहीं चलेगी। अच्छा मैम, कोई दिक्कत नहीं आता।